हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में हम लोग जो है वो जेई मेन का सॉल्यूशन कर रहे थे, है ना। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था और ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने आपको होमवर्क में दिया था कि ये सवाल आप घर पे खुद से ट्राई करोगे। आपको जैसा भी जितने लोगों ने भी हमको इसको बनाया है उसका आंसर आप कमेंट में डाल सकते हो। इसमें इसका आंसर क्या होगा कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ क्या होंगे। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। सवाल को मैं रीड करता हूँ, है ना। और आप लोग एक काम ज़रूर करना, जो भी आपको मैंने बोला कि मेरे से क्वेश्चन के टफनेस के बारे में पूछा गया था कि क्या कैसा क्वेश्चन है ना, और मैंने ये बात आप पे छोड़ा था। आप इसको कमेंट में ज़रूर बतलाओगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन टफ था, ईजी था, मॉडरेट था या ओके था, जो भी आपको लगे, जैसा भी फील हो। आज का हम लोग लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो आज का क्वेश्चन है, मतलब जो कंटिन्यूएशन में देखें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए स्मूथ पैराबोलिक वायर y is equal to 4cx square about axis of parabola in vertical plane if bead of mass small m does not slip at a comma b will be. We have to calculate the value of ओमेगा। और किस केस में, जब जो मास m है वो कहाँ पे है, स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। यदि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। मैं इसका जो डायग्राम है, इसका डायग्राम मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ। आप लोग भी ट्राई किए होंगे, कुछ लोग बना भी लिए होंगे, है ना। इसमें बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। ये अच्छे क्वेश्चन में से एक है जिसको हम लोग यदि अच्छा क्वेश्चन बोले, थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह, उसको मैं उस कैटेगरी में रख सकता हूँ। दिस इज रियली सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें यदि हम बात करें, इसमें दिया हुआ है कि दिस पैराबोला इज गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस y एक्सिस विद सम वेलोसिटी ओमेगा एंड देयर इज अ बीड whose mass is m and the coordinate of this point is a comma b, and the coordinate of this point is a comma b. Obviously this height is b and this is a. दिस इज a एंड दिस इज b। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करें और इसका कर्व का इक्वेशन दिया, दिस इज अ पैराबोला, ऑब्वियसली दिस इज y इज इक्वल टू 4cx स्क्वायर, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है ना। और यहाँ पे एक बीट रखा हुआ है जिसका मास m है। अब ये गोल गोल घूम रहा है ना। गोल गोल घूम रहा है तो इस पर कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। पहला चूँकि बीट इस फ्रेम पे रखा हुआ है तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, दूसरा क्या लगेगा भैया mg, और तीसरा क्या, ये गोल गोल घूम रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड में, एंड दिस इज गोइंग टू बी m ओमेगा स्क्वायर r। r मीन्स a, m ओमेगा स्क्वायर a। क्लियर। अब यहाँ पे एक हम लोग क्या करेंगे, अब यही तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ एंड लेट्स से दिस टेंजेंट इज मेकिंग एंगल थीटा, और इसी डायरेक्शन में मैं सारे फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ। m ओमेगा स्क्वायर a का इस साइड में, m ओमेगा स्क्वायर a कॉस थीटा, है ना। और इसका यदि हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें, इसमें हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a साइन थीटा। mg का देखें, if this is going to be theta, this is 90, so this is 90 minus theta, so this angle is theta. This is mg, आप देखो ध्यान से, mg cos theta and in this way mg sin theta. इतना कुछ दिया हुआ है, हमें निकालना है ओमेगा स्क्वायर। यदि हम इस डायरेक्शन को लेते हैं, इस डायरेक्शन में n का वैल्यू आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a साइन थीटा mg cos थीटा, n इज इक्वल टू दिस प्लस दिस।
और इस डायरेक्शन में देखते हैं, सो बैलेंस होने के लिए दिस फोर्स वुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। तो हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखते हैं। सो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, m ओमेगा स्क्वायर a cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। इफ इट इज नॉट स्लिप नहीं कर रहा है, सो इस डायरेक्शन में स्लिप नहीं कर रहा है, सो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे। देखो कुछ कटेगा, m कैंसिल, और कुछ देख लो बढ़िया से, नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। सो लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे g है, यहाँ से a लेके जाएंगे, सो g बाई ए इंटू कॉस थीटा लेके जाएंगे, साइन बाई कॉस इज tan थीटा। बन गया। आप बोलो कि सर आंसर तो है नहीं है, तो कुछ और आ रहा है, आपका तो थीटा के टर्म में आया है। तो चलो ठीक है। सो थोड़ा सा हम बैक आते हैं अपने कैलकुलस वाले बुक में, और कोई फंक्शन दिया है, मान लो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है ना, और यहाँ पे यदि हम टेंजेंट खींचते हैं, और इस टेंजेंट का यदि हमको स्लोप निकालना हो, स्लोप मतलब dy बाई dx है ना, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यही हमारा f प्राइम एक्स होता है, और ये होता है थीटा। तो dy बाई dx का मतलब होता है tan थीटा। सो देखो यहाँ पे भी क्या है, ये थीटा है, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट का, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप, एंड द स्लोप, सो दिस इज द tan थीटा। सो द tan थीटा इज गोइंग टू बी सिंपली dy बाई dx एट दिस पॉइंट। सो यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके आते हैं और अब निकालते हैं यहाँ पे dy बाई dx, और dy बाई dx को ही हम लोग क्या बोलेंगे, tan थीटा, है ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसको y x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो दिस इज 8cx, और कहाँ पे निकालना है इसको, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है, a। सो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 8ca। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें रख लेते हैं, सो लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई a इंटू tan थीटा। सो tan थीटा इज 8ca, सो a कैंसिल, सो दिस इज 8gc। इसका मतलब है ओमेगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gc। देखो तो कोई वैल्यू है क्या, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gc, आंसर इज D। सो D ऑप्शन इज करेक्ट। So the value of omega is equal to 2 square root of 2gc, है ना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं, ये आपके मॉडर्न फिजिक्स से है, क्लास 12th का। स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये सवाल पूछा गया है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज V, कैपिटल V। सो आप लोगों को पता होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक फोटोन किसी मेटल पे गिरता है, मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है ना। सो यदि उस वर्क फंक्शन को वो एक्सीड कर जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। यदि वो एनर्जी वर्क फंक्शन से काफ़ी ज़्यादा है सो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी कितना होता है, सो जितना फोटोन के पास एनर्जी है उसमें से जितना कुछ एनर्जी जो है वो उसको निकालने में लग गया। सो बाकी जो एनर्जी बचा वो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब उससे मूव करता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बोलते हैं कि यदि कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ तक जाने में उसको रोक देना है, सो उसको रोकने के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में यदि मैं बेसिक फार्मूला लिखूं सो मैं लिखूंगा कि कोई फोटोन, मैं यहाँ पे यदि मेटल का डायग्राम बना दूं और यहाँ पे आपका जो है वो फोटोन यहाँ पे आया। सो फोटोन के पास एनर्जी hc/λ, इसका वर्क फंक्शन फाई। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी v होगा। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सो इसी फार्मूला पे लिखते हैं। सो टोटल एनर्जी गिरा hc/λ, उसमें से कुछ एनर्जी यूज़ हो गया फाई और बाकी हो गया हाफ mv², है ना। और आप स्टॉपिंग पोटेंशियल केस में देखोगे सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी द टोटल वर्क डन बाय द वोल्टेज अप्लाइड। और इसी को हम लोग लिखते हैं hc/λ इज इक्वल टू फाई प्लस e
into V, and this V is going to be your stopping potential, and this is the standard formula, and this formula is going to be used for this problem. So इसमें चलो अब लिखते हैं. So stopping potential of immediate photoelectron is V when monochromatic light of wavelength lambda is incident. So बोल रहा है कि जब lambda wavelength का light incident करता है तो उसका stopping potential V है. So हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा Hc upon lambda is equal to phi plus EV. So this is equation 1. दूसरा में क्या बोलता है, if wavelength of light incident becomes 3 lambda, stopping potential of photoelectrons becomes V by 4. बोलता है कि यदि हम इंसिडेंट का लेमडा जो है उसको 3 लेमडा कर दें तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल घट के V by 4 होता है. तो उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं. सो Hc अपॉन 3 लेमडा इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल. ध्यान में रखिएगा, पता भी होगा आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी भी मेटल का चेंज नहीं करता है लाइट के वेवलेंथ से, है ना. सो फाई इज ऑलवेज फाई. सो फाई प्लस ई. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, V by 4. सो इक्वेशन नंबर 2. सो हमसे पूछा क्या है, हमसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पूछा है. सो थ्रेशोल्ड फाई से निकलेगा, फाई का वैल्यू, और फाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे. सो हम लोग थ्रेशोल्ड के वैल्यू के केस में लिखेंगे, मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन निकले उसका वेलोसिटी क्या हो, 0 हो. सो वो होता है Hc अपॉन लेमडा नॉट, है ना. सो फाई इज इक्वल टू, मतलब हमको फाई की वैल्यू निकालना है Hc अपॉन लेमडा के टर्म में. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इन दो इक्वेशन को यूज़ करके वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ EV. चलो कैलकुलेट करते हैं. सो 1 - 2, एक में से 2 को आप सब्सट्रैक्ट करो. सो Hc अपॉन लेमडा मैं कॉमन ले लेता हूँ. सो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 5 - 5 कैंसिल आउट, EV दोनों में है कॉमन ले. सो 1 - 1/4. चलो इसको सॉल्व करो. सो 3 - 1 इज 2/3. सो Hc अपॉन लेमडा इंटू 2/3 इज इक्वल टू EV 4 - 1 इज 3/4. सो EV 3/4. सो यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EV, सो EV इज इक्वल टू, सो 4 × 2 = 8, सो 8/9 Hc अपॉन लेमडा. ये फाई का वैल्यू आ गया, सॉरी EV का वैल्यू आ गया. अब EV का वैल्यू हम 1 में रख देते हैं और फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो फ्रॉम 1, सो Hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू फाई प्लस EV, और EV इज इक्वल टू 8/9 Hc अपॉन लेमडा, एंड दिस गिव्स फाई इज इक्वल टू Hc upon lambda 1 minus 8/9. 9 minus 8 is 1. So this is Hc upon 9 lambda. अब देखो यहाँ से कंपेयर करो. फाई इज इक्वल टू Hc upon 9 lambda और फाई इज इक्वल टू Hc upon lambda नॉट. सो इसको यदि हम कंपेयर करें तो हम बोलेंगे कि वी हैव lambda नॉट इज इक्वल टू 9 lambda. देखो अब सवाल में क्या दिया है. So then the threshold wavelength of metal is K lambda. Then K will be equal to, so K lambda, so K will be equal to 9. So the answer is C. Clear? So इसमें जो हमने फार्मूला यूज़ किया है वो ये फार्मूला है. So फार्मूला यूज Hc upon lambda is equal to phi plus EV, ये वाला है ना, where phi is the work function which is equal to Hc upon lambda naught, where lambda naught is equal to threshold wavelength. Clear? So the answer is simply, the answer is C, 9. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. सो ये आपका 12th का कम्युनिकेशन सिस्टम का है जिसमें हम लोग बात करते हैं आपका जो है कैरियर वेव होता है ना, और एक मैसेज वेव होता है. जिसके बारे में आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा सबको क्लियर होगा. कैरियर वेव के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपने मैसेज वेव को डाल देते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, है ना, और फिर वहाँ पे उसको, है ना, डीमॉड्यूलेट, इट इज केस ऑफ मॉड्यूलेशन, है ना, उसको फिर उसको डीमॉड्यूलेट करते हैं, फिर वहाँ से अपने मैसेज वेव को निकालते हैं, उसको एम्पलीफाई वगैरह करते हैं. सो ये सारा उसका पूरा कॉन्सेप्ट है. सो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड था. अब इस सवाल को बनाने के लिए बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो एक सवाल पे दिया है. एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव एंड मैसेज वेव आर 5 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स. सो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है.
सो किसका किसका एम्पलीट्यूड दिया है? सो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ masses wave is equal to, so 5 units and 3 units. So this is 5 and this is 3 units. Then the ratio of maximum and minimum amplitude of modulated wave. So modulated wave का maximum by modulated wave का minimum amplitude, and this is going to be simply AC plus AM divided by AC minus AM, है ना. इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये आया कैसे है. सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है. सो द फार्मूला यूज्ड इज ए मैक्स बाई ए मीन इज इक्वल टू ए एम प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए एम माइनस ए सी. आई एम सो सॉरी, दिस इज द मॉडुलस. वी हैव टू अप्लाई मॉडुलस. सो मॉडुलस ऑफ ए एम प्लस ए सी और ए एम माइनस ए सी. सो वैल्यू रखो. सो ऊपर में ऐड करना है 5 प्लस 3 इज 8, नीचे में सब्ट्रैक्ट करना है 5 माइनस 3 is 2, so the answer is 4. So very straightforward. So this is, the answer is B. The answer is B. अगले सवाल पे आते हैं. तो देखो इसको, बढ़िया सवाल है ये. So सवाल क्या है आपका? A block of mass small m starts slipping from top of inclined plane at B and comes to rest when reaches to lowest point A of the inclined plane. If BC is equal to 2AC and friction coefficient of part AC is mu is equal to K tan theta, then find the value of K. So बड़ा ही बढ़िया सवाल पूछा गया है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. So मैं इसका डायग्राम इधर बना रहा हूँ. So यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इसको दो भाग में बांटा गया है, जिसमें क्या दिया हुआ है? BC इज इक्वल टू 2AC. AC का दुगना है BC. सो दिस इज C एंड दिस इज B एंड दिस इज A. और ये रफ है जिस पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है K tan थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज स्मूथ, है ना. सो पूछ रहा है क्या? अ ब्लॉक ऑफ मास m starts slipping from top of inclined plane at B and comes to rest when reaches to lowest point A. सो यहाँ पे भी शुरू कर रहा है 0 से और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी इसका 0 है. सो यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी v होगा, क्योंकि यहाँ से आएगा तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे कुछ v हो जाएगा. उसके बाद यहाँ से जब मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. सो धीरे धीरे जाके यहाँ पे रुक जाएगा. तो ये पूरा सिनारियो है. सो इसको दो मेथड से बना सकते हैं. दो मेथड से आप क्या करोगे? आप इस पे क्या करोगे? दो मोशन ले लोगे, यहाँ से यहाँ तक का मोशन और यहाँ से यहाँ तक का मोशन, और अपना काइनेमेटिक का इक्वेशन निकालोगे. नेट फोर्स, एक्सेलरेशन, v के बाद 0, ऐसे कर करके दो पार्ट में आप इसको बना सकते हो. थोड़ा सा लेंदी होगा बट यू कैन सॉल्व, है ना. सो मैं वो मेथड यूज़ नहीं करूँगा. और दूसरा मेथड कौन सा यूज़ कर सकते हैं? सो यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी. सो वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों 0 है. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना. सो ऑल द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. सो इस पे एक फोर्स mg लग रहा है. सो यहाँ से यहाँ तक. सो इसको मैं यदि L मान लेता हूँ, AC को यदि मैं L मान लेता हूँ, सो BC कितना हो जाएगा मेरा? 2L. BC कितना हो जाएगा हमारा? 2L. सो टोटल लेंथ हो गया हमारा 3L. सो दिस इज 3L cos थीटा एंड दिस इज 3L sin थीटा. सो mg के कारण जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? mg इंटू 3L cos थीटा. सो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम. सो लिखेंगे इसको क्या? mg इंटू 3L एंड दिस इज साइन थीटा, है ना. दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से लगना शुरू करेगा? यहाँ से, और इस डिस्टेंस पे लगेगा. और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में. मूवमेंट किधर होगा ब्लॉक का? इस डायरेक्शन में. और फ्रिक्शनल फोर्स जो F होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे mg होगा, यहाँ पे
So this is theta, 90 minus theta, and this is theta. So mg cos theta, mg sin theta, and this is n, or n is equal to mg cos theta, और f is equal to mu into n, मतलब mu mg cos theta, f is equal to mu mg cos theta। और इसके कारण वर्क डन निकालें, सो यहाँ से यहाँ तक, सो डिस्टेंस l, और चूंकि ये आपका अपोज कर रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू l। और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दो ही तो फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है और एक ग्रेविटेशन है। बन गया सवाल। देखो क्या लिखेंगे, mg निकल के चला जाएगा, l निकल के चला जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, सो लिखेंगे म्यू mg हट गया, म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा एंड म्यू इज इक्वल टू 3 tan थीटा। कंपेयर करो, so mu is equal to k tan theta, so this is k tan theta, so k is equal to 3, k is equal to 3, so the option is C, so the option C is going to be correct, so answer C is correct। अगला सवाल देखते हैं, ये कैपेसिटर से सवाल है, और कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 microfarad is charged with 220 volt and is disconnected from the battery. Now charged 5 microfarad capacitor is connected to another uncharged capacitor of capacitance 2.5 microfarad. So find the heat loss in this process. So इस process में heat loss कितना है? So काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, एक इसका कैलकुलेशन भी है, डेरिवेशन भी है ना। सो डेरिवेशन में हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला आता है। सो दो कैपेसिटर हैं, सो मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, इसको हमने V1 पोटेंशियल से चार्ज किया और इसका कैपेसिटेंस C1 है, और दूसरा एक और कैपेसिटेंस है C2 और इसको हमने V2 पोटेंशियल से इसको जो है वो चार्ज किया, और फिर दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। सो दोनों को कनेक्ट करने पे जो हमारा हीट जो इन्वॉल्व होता है, सो द वैल्यू ऑफ दैट इज़ हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो, है ना, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप पूछो अभी इस केस में देखें, सो देखो यहाँ पे कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफेराड, मतलब C1 का वैल्यू दिया है 5 माइक्रोफेराड, चार्ज्ड विथ 220 वोल्ट, इसको हम 220 वोल्ट से चार्ज करते हैं, मतलब V1, एंड इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। सो नाउ चार्ज बैटरी 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर। सो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं है ना, सो V2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस कैपेसिटेंस इज 2.5 माइक्रोफेराड। सो इस केस में देखो आप फार्मूला आपका कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो V2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, सो दिस फार्मूला इज हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर, दिस इज डेल्टा H। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, है ना। सो बहुत लोग इस फार्मूला में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे और बहुत लोगों को ये जानना होगा कि आखिर ये फार्मूला आता कहाँ से है कैपेसिटर में। सो हम लोग क्या करेंगे, सो मैं इसका डेरिवेशन कर देता हूँ यहाँ पे कि ये फार्मूला कहाँ से है। उसके बाद तो कुछ सवाल में है नहीं, C1 का वैल्यू दिया है, C2 का वैल्यू दिया हुआ है, V1 का वैल्यू दिया है, सारा वैल्यू रखो, आंसर आपको कोई ना कोई इसमें से एक आ जाएगा, है ना। आई होप, आई थिंक इसमें से जो भी हो आप कैलकुलेट कर लेना। आई डोंट नो इसमें से कौन सा वैल्यू आएगा, जहाँ तक मेरे को आशा है कि शायद डी ऑप्शन आ रहा है, 1210/3 इंटू 10⁻³ जूल, है ना। सो मैंने इसमें आगे लिखा भी है कि दिस इज़ द फार्मूला, दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड। सो फार्मूला यूज डेल्टा H इज इक्वल टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर माइनस फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो दिस इज हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चलो अब इसको हम लोग ला के देखते हैं। सो हमारा केस में इस सवाल के लिए मैं डिराइव करूँगा, मैं पूरा जनरल नहीं कर रहा हूँ। सो पहला कैपेसिटर है, सो इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसको हम लोग V1 वोल्टेज से करते हैं। सो इसमें हमारा जो चार्ज होगा,
सो क्यू, इसमें मान लेते हैं कि चार्ज क्यू होगा। सो क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू C1V1, क्यू इज इक्वल टू CV जो फार्मूला था उससे हमने लिख दिया। और हमारा इनिशियल जो एनर्जी है UI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर, है ना। सो लेट्स कॉल दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहा है कि ये जो चार्ज है इस कैपेसिटर को हमने क्या किया, एक दूसरे कैपेसिटर से हमने जोड़ दिया। सो अब इस पे जो चार्ज हमारा Q आया था, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ से इस पे भी फ्लो करेगा। सो इस पे प्लस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। तो अब इस पे क्या होगा, सो दिस कैपेसिटेंस इज C1 एंड दिस इज C2। सो इस पे मैंने चार्ज मान लिया कि लेट्स एज्यूम दिस इज Q1 प्राइम और इस पे हमारा चार्ज हो गया Q2 प्राइम, और इनके बीच का जो पोटेंशियल है लेट्स कॉल दिस एज V प्राइम। ये फाइनल सिचुएशन है, ऐसा हो गया यदि हमने इनको जोड़ दिया तो। अब इसके लिए हम लोग कंडीशन लिखेंगे। तो पहले देखेंगे कि ये जो चार्ज है इसका और इसका, सो मैं बोल सकता हूँ कि इस पे जो चार्ज था वही वाला चार्ज यहाँ से कुछ इधर गया है। सो मेरे पास एक इक्वेशन क्या आएगा, पहला इक्वेशन आएगा, हम लिखेंगे कि देखो भैया Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो Q है इसी में से कुछ चार्ज निकल के इसमें चला गया, तो इसमें बच गया Q1 प्राइम और इस पे बच गया Q2 प्राइम। सो लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। और क्या लिखोगे, और लिखेंगे, अब इस पे हम कैपेसिटर का इक्वेशन लिखेंगे। सो कैपेसिटर का इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे Q1 प्राइम इज इक्वल टू C1V प्राइम। इसके टर्मिनल के क्रॉस हमने वोल्टेज क्या माना, V प्राइम। सिमिलरली यदि मैं लिखूँ Q2 प्राइम इज इक्वल टू C2 इंटू V प्राइम। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख सकते हैं, दोनों को रख सकते हो या आप किसी एक को रख लो। सो मैं Q2 का वैल्यू यहाँ पे रख लेता हूँ, है ना। सो Q2 का वैल्यू रखूँगा तो हमको Q1 निकल जाएगा, या Q1 का वैल्यू रख लो आपको Q2 निकल जाएगा, कोई सा भी आप रख सकते हो। सो मैं रखता हूँ यहाँ पे, सो Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम। सो या पहले हम V प्राइम को, सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो पहले हम 3/4 करते हैं, Q1 प्राइम और Q2 प्राइम में रिलेशन निकालते हैं। सो 3/4, सो लिखेंगे Q1 प्राइम बाई Q2 प्राइम इज इक्वल टू C1/C2। सो दिस इम्प्लाइज, हम लिख सकते हैं Q1 प्राइम इज इक्वल टू C1/C2 इंटू Q2 प्राइम। लेट्स से इक्वेशन नंबर 5। सो हमको Q1 प्राइम और Q2 प्राइम में एक और रिलेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में डाल देंगे और Q1 प्राइम और Q2 प्राइम को Q के टर्म में लिखेंगे। सो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो Q1 प्राइम का वैल्यू क्या है हमारा, C1/C2 Q2 प्राइम प्लस Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q, एंड दिस गिव्स Q2 प्राइम इज इक्वल टू, Q2 प्राइम कॉमन ले लें, सो यहाँ पे हो जाएगा C1/C2 प्लस 1, C1/C2 प्लस 1 इज इक्वल टू Q। दिस इम्प्लाइज Q2 प्राइम इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। ये Q2 प्राइम निकल गया, है ना। सो चलो अब निकालते हैं हम लोग फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी हमारे पास था, फाइनल एनर्जी। सो फाइनल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, सो लिखेंगे फाइनल एनर्जी। सो इस पे इसका फाइनल एनर्जी, सो हाफ, या ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्राइम स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q2 प्राइम स्क्वायर बाई 2C2। Q स्क्वायर बाई 2C होता है ना, सो मैंने लिख दिया यहाँ पे Q1 प्राइम स्क्वायर बाई 2C1, Q2 प्राइम स्क्वायर बाई 2C2। और यहाँ से देखें, सो Q1 का वैल्यू यहाँ पे लिखा है हमने। सो Q1 प्राइम इज इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ। सो 1/2C1 इंटू Q1 प्राइम का स्क्वायर इज C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर इंटू Q2 प्राइम स्क्वायर।
Q2 prime square plus Q2 prime square by 2C2. So this is going to be 1 by 2, यहाँ से देखो हो जाएगा C1 by C2 square plus 1 by C2 and this is Q2 prime square and this is LCM लोगे so हो जाएगा C2 square LCM, so this is C2, so लिखेंगे हम लोग C1 plus C2 divided by 2 C2 square into Q2 प्राइम का स्क्वायर, देखो यहाँ पे Q2 प्राइम का आया वैल्यू, सो इसका स्क्वायर लिखना है, सो लिखेंगे C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। देख लो आसानी से, मैंने बस इस Q2 प्राइम का वहाँ पे वैल्यू रख लिया, सो Q2 कहाँ गया, Q2 प्राइम का वैल्यू, सो C2 स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या कैंसिल होगा, C2 स्क्वायर C1 C2 का एक स्क्वायर चला जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी सिंपली Q स्क्वायर बाई 2 C1 प्लस C2 एंड व्हाट इज Q, तो देखो यहाँ से Q इज इक्वल टू C1 V1, सो दिस इज C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई 2 C1 प्लस C2 है ना। यहाँ तक हमको ये क्या मिला है, U फाइनल। सो मैं इधर इसको मिटाता हूँ, डायग्राम का काम ख़त्म हो गया, ये सब भी मिटा देता हूँ। अब तो हमको केवल कैलकुलेट करना है। सो U इनिशियल हम रखते हैं, सो हम लोग हीट जो डेवलप होता है उसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो इनिशियल एनर्जी कितना है हमारा, हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी वहाँ पे है, सो हाफ C1 स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 स्क्वायर। देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं, सो हाफ C1 V1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सो इसमें बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा C1 बाई C1 प्लस C2। एलसीएम लेंगे, सो C1 प्लस C2 माइनस C1, तो C1 C1 कैंसिल, सो C2 बाई C1 प्लस C2, सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ C1, यहाँ पे बचेगा C2, सो दिस इज C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 स्क्वायर एंड दिस इज डेल्टा H। आप देख सकते हो यही फार्मूला है, बिकॉज इन दिस केस दिस V2 इज गोइंग टू बी 0, सो दिस इज V1 स्क्वायर, सो हाफ C1 C2, सो हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 स्क्वायर। डायरेक्ट इस वैल्यू पे आप पुट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस एज योर आंसर। सो द आंसर इज D। क्लियर। सो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सो अगला सवाल जो है हमारा वो है आपका थर्मो से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, है ना। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये सवाल उठाया गया है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सो बोल रहा है कि 3 मोल ऑफ O2 मिक्सड विद 5 मोल आर्गन एट टेम्परेचर T, सो फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो आपको पता होगा कि टोटल जो उसका किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर। हाँ जी, सो हम लोग एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि देखो भैया जो इंटरनल एनर्जी जो होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी F/2RT। अब इसमें केस क्या है, ये कब के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि यदि कोई भी जो भी हमने गैस लिया है वो गैस हमारा कितना होना चाहिए, 1 मोल। यदि 1 मोल गैस है सो उसका इंटरनल एनर्जी कितना होता है, तो दिस इज नॉट कैपिटल U, दिस इज पर मोल वाला बात है। सो पर मोल इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू F/2RT। और यदि हम N मोल का बात करें सो लिखेंगे U इज इक्वल टू F/2nRT। अब यहाँ पे टर्म्स क्या है, F क्या है हमारा, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, N क्या है नंबर ऑफ मोल, R क्या है हमारा गैस कांस्टेंट और T क्या है हमारा टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम। अब यहाँ पे हमको निकालना है। सो यहाँ पे देखो 2 टाइप के आपको गैसेस यूज़ किए हैं, है ना। मिक्सचर में क्या क्या डाल रहे हैं हम लोग, O2 डाल रहे हैं और आर्गन डाल रहे हैं।
और O2 हमारा कैसा है? सो O2 हमारा डायटॉमिक है और आर्गन कैसा है हमारा? मोनोटॉमिक। सो डायटॉमिक के लिए निकालें, सो यदि मैं निकालूँ U ड्यू टू O2 इज इक्वल टू, सो O2 हमारा कैसा है? डायटॉमिक, और डायटॉमिक के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। सो दिस इज 5/2 इंटू कितना मोल लिया गया है? 3 मोल। सो n का वैल्यू 3 RT। सो दिस इज गोइंग टू बी 15/2 RT। ऐसे ही अब देखें इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन। सो आर्गन कैसा है हमारा? मोनो एटॉमिक। सो मोनो एटॉमिक का हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? सो दिस इज 3। सो दिस इज 3/2 इंटू कितना मोल लिया गया है? 5 मोल। सो दिस इज 5 RT, अगेन 15/2 RT। सो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा? सो टोटल इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू UO2 प्लस U आर्गन, और इन दोनों को यदि हम जोड़ें, सो 15/2 प्लस 15/2 इज गोइंग टू बी 30/2 इज 15 RT। सो द आंसर इज C, 15 RT। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो है वो सवाल है ना। सो फार्मूला हमने क्या यूज़ किया है? फार्मूला यूज U इज इक्वल टू F/2 nRT, वेयर F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, और F जो है वो मोनो के लिए 3 होता है और डायटॉमिक के लिए 5 होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे। सो आंसर इज C। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका है ना, लाइट से सवाल है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट काफ़ी पॉपुलर है लाइट में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यदि आप लोगों को डायग्राम वगैरह याद होगा, सो इसमें क्या है? इन अ स्टैंडर्ड YDAC slit width is 1 mm and distance of screen from the slit is 1 meter. If wavelength of light is 632 nanometer and bright fringe formed at Y is equal to 1.270 mm. So find the path difference for the point. सो आपको पता होगा इसमें कैलकुलेशन वगैरह कैसे होता है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से? सो कोई पॉइंट यहाँ पे P होता है, इसको हम लोग Y बोलते हैं। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, दिस इज डिनोटेड बाय D, एंड दिस इज द स्लिट विड्थ, दिस इज D, and this angle is theta. So the path difference is written as, so this is delta H can be written as path difference, delta P लिख लो। So delta P is D sin theta। इसका डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा, इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। डेल्टा P is equal to D sin theta। Since this theta is going to be very small, so we approximately write this as D tan theta। Clear? और यदि हम इसको देखें, so tan theta is Y by D, so this is going to be D into Y by capital D is delta P, and everything is given to you. So if a small d is in a standard, so slit width is 1 mm, so 1 into 10 to the power minus 3, and the bright fringe is formed at 1.270 mm। mm का मतलब हो गया 10 to the power minus 3 divided by capital D means the distance is 1 meter, है ना। So screen from which is 1 meter, so this is 1, so this is simply 1.27 into 10 to the power minus 6 meter or 1.27 micrometer, 1.27 micrometer। So the answer is going to be A, so the answer is correct। The formula is delta P is equal to D sin theta, and the answer is A। So a charged particle having charge Q and speed V is moving in xy plane in x direction. It enters a region of uniform electric field directed in y direction and extended up to x is equal to 0 to x is equal to D. So what is the equation of path in terms of D? So एक चार्ज है जो इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v it is going to move. So इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में q e, है ना। सो हमने इसका डेरिवेशन भी किया और आपने भी आप भी जानते होंगे
तो दिस इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, ये इसका पाथ होगा। सो पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ डी। सो दिस इज लेट्स से वाई। सो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा। सो आप इस पार्टिकल पे देखो, इस चार्ज पार्टिकल पे देखो क्या क्या होगा। यदि ये चार्ज पार्टिकल जाता है इस डायरेक्शन में, इसके लिए थ्रो किया जाता है, सो इस डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं है, इस पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सो इस डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से जा रहा था वो उसी वेलोसिटी से जाएगा। सो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको यदि टाइम t लगता है, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट टाइम। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है d, सो हम लोग क्या लिखेंगे s इज इक्वल टू v इंटू टी। सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू d बाई v। अब y डायरेक्शन में देखें, सो y डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है QE, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, हम लिखेंगे AY इज इक्वल टू QE बाई m। और यदि हम इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखें, सो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, सो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो दिस इज 0 प्लस हाफ AY t स्क्वायर एंड दिस इज हाफ, व्हाट इज AY? So AY is going to be QE by m. So this is QE by m and t, so t is d by v का whole square. So this is y is equal to QE by 2m d square by v square. QE by 2m, so half QE by m d square by v square. So the answer is A. So the answer is A. So अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। A proton enters in a uniform magnetic field of 2 millitesla at an angle of 60 degree with the magnetic field with a speed 10 meter per second. So find the pitch of the path. आपको पता होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में क्या करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में कोई चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं, so it is going to circulate on a circular path. It is going to move on a circular path. और वही यदि हम मैग्नेटिक फील्ड से कोई थीटा एंगल पे देते हैं, सो वो सर्कुलर भी करता है और बी के डायरेक्शन में वो अप भी होता है। सो वहाँ से उसका जो पाथ है वो स्पाइरल हो जाता है। और स्पाइरल में जो पिच बोलते हैं, पिच होते हैं कि एक पॉइंट से जब ऐसे घुमा, सो अगले बार जब यहाँ पे आएगा, सो इसका जो एक्सियल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है, सो दैट लेंथ इज कॉल्ड पिच। सो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी एंड इन दिस डायरेक्शन द चार्ज इज गोइंग टू बी थ्रोन। यदि चार्ज को इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, सो हम लोग क्या करेंगे? सो दिस एंगल इज थीटा। सो इस v का हम लोग दो कंपोनेंट लेंगे। सो दिस इज v साइन थीटा एंड इन दिस वे दिस इज v कॉस थीटा। और ये निकालेंगे कि इसको एक राउंड लगाने में कितना समय लगता है। सो आपको पता होगा कि एक राउंड लगाने में जो भी कैसा भी हो, आप कोई भी चार्ज हो उसको कितने भी वेलोसिटी से, टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, है ना। और उसका वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते थे? यदि आपको याद होगा, सो हम लोग कैलकुलेट करते थे कि देखो भैया, पहले हम लोग r निकालते थे, तो हम लिखते थे q v b इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r, और यहाँ से v v कैंसिल, सो r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, है ना। और फिर हमारे पास फार्मूला होता था ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, है ना। सो वी इंटू 1 बाई आर मीन्स क्यू बी बाई एम बी एंड दिस वी बी कैंसिल, सो दिस इज क्यू बी बाई एम। और यदि हम टाइम की बात करें, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा एंड दिस इज 2 पाई, और ओमेगा देखें, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई बाई ओमेगा, सो 2 पाई एम बाई क्यू बी। So this is what is the time period and this time period is never ever going to change. चाहे आप उस चार्ज को किसी भी वेलोसिटी से आप उसको थ्रो कर लो, उसका टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है? 2 पाई एम बाई क्यू बी। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड बी एंड द मास ऑफ द पार्टिकल। अब देखो पिच कैसे होगा। सो पिच के लिए मतलब बी के अलोंग आपका चार्ज जो है वो कितना मूव करेगा, इसको एक सर्कुलर राउंड लगाने में कितना इसका एक्सियल मूवमेंट होगा।
सो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? सो कैपिटल T टाइम पीरियड, और उतने पीरियड में ये ऊपर किधर जाएगा? सो ऊपर में इसका वेलोसिटी क्या है? v cos थीटा। तो हम डायरेक्ट फार्मूला क्या लिख सकते हैं कि देखो भैया जो पिच है, सो पिच इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे v cos थीटा इंटू टी, एंड दिस इज गोइंग टू बी v cos थीटा इंटू टी इज 2 pi m बाय q इंटू v। चलो अब वैल्यू रखते हैं। So a proton enters a uniform magnetic field of 2 millitage at an angle of 60 degree with a magnetic field of speed 10 meter. So this is 10 and this theta is 60 degree and cos 60 is half into 2 pi. And what is m? A proton enters, so proton का mass. So proton का mass हो जाएगा 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and divided by charge of proton. So 1.6 into 10 to the power minus 19 और b का वैल्यू दिया हुआ है 2 मिली टेस्ला, सो 2 into 10 to the power minus 3। तो यहाँ पे देखो, सो मैं इसको आप कैंसिल आउट करता हूँ, 1.6 अप्रॉक्सीमेटली गोइंग टू कैंसिल आउट 1.67, 2 pi, so this is 5, this is 2 and 2 cancel out, and this is 2, 5s are 10, so this is 5, this is pi, 19 plus 3 is minus 22, minus 22 ऊपर जाएगा, so plus 22, 22, 27, 10 to the power minus 5, and this is 5 pi. So 5 pi into 10 to the power minus 5 मीटर। और यदि हम इसको देखें तो इसमें 10 से गुना कर देंगे, 10 से भाग लगा, so 10 से गुना करेंगे तो दिस इज 50 pi 10 to the power minus 6, so this is micrometer, and this is what is पिच। देखो तो इसमें से कौन सा है? सो 50 पाई माइक्रोमीटर, द आंसर इज बी, है ना। सो यहाँ तक था हमारा जो डिस्कशन था। सो पहले शिफ्ट का क्वेश्चन, सो 21 क्वेश्चन ही हमारे पास कलेक्ट हो पाए हैं, बाकी भी 4 क्वेश्चन हमारे पास कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। सो 4 क्वेश्चन जैसे ही हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे, सो मैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें वो चारों क्लास जो आपके प्रॉब्लम बचे हुए हैं वो उसमें होंगे। सो यहाँ पे हमारा इसका डिस्कशन ख़त्म होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो पेपर है, ये पेपर आपका किस लेवल में था। आपने सारे प्रॉब्लम को देखा, हमने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सो किसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो कितना है ना। सो आप कमेंट में ज़रूर बतलाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो टफ़ है, इसका जो पेपर इस बार पूछा गया है वो पेपर आपका डिफ़िकल्ट है, ईजी है, मॉडरेट है ना। सो कैसा क्वेश्चंस का लेवल है, इस बारे में आप डिस्कशन नीचे कर सकते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग यहीं रखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड शिफ्ट के पेपर को भी डिस्कस करेंगे।